जय हिंद दोस्तों, सभी को नमस्कार। और ब्लॉग विद गौरव आर्या यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और आज एक नया सेशन लेके आ रहा हूँ आप सभी के बीच। और आप सभी का काफ़ी डिमांड था कि सर गाइडलाइन कैसे किया जाए प्रिपरेशन के लिए, चाहे वो पीसीएस का प्रिपरेशन हो या यूपीएससी का प्रिपरेशन हो। तो चलिए आज हम आपको मिलाते हैं इंटरव्यू सेशन में एक विशेष पर्सन से, और जिन्होंने जो है अभी बीपीएससी क्वालिफाई किया है और उन्होंने जो है असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के पद पे चयनित हुआ है विथ रैंक 8 रैंक के साथ। तो इनका नाम है मनीष शुक्ला सर। और मनीष शुक्ला सर, आपको सबसे पहले बहुत बहुत बधाई और विशेष बधाई। और विशेष बधाई इसलिए कि आपका रैंक कितना अच्छा आया है। तो आप मनीष सर जी, आप अपने बारे में कुछ बताइए, एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में, और अपना परिचय आप दीजिए। देखिए, मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड बहुत ही साधारण रहा है। पटना यूनिवर्सिटी कोरस्पोंडेंस से इकोनॉमिक्स में मैंने ऑनर्स किया। उसके बाद पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इग्नू से एमए किया, फिर नेट क्वालिफाई किया, फिर एलएलबी भी किया। शुरुआत में मैं सिर्फ यूपीएससी का प्रिपरेशन करता था और कुछ भी नहीं, स्टेट तो मैं बिल्कुल देता भी नहीं था। और काफ़ी संघर्ष किया, 2 बार यूपीएससी में मेंस भी लिखा, लेकिन उससे आगे सफलता नहीं मिली। फिर स्टेट की ओर मूव किए। स्टेट में एक बार मैंने यूपीपीसीएस दिया, बार फिर यूपीएससी पे फोकस किया। और इस बार, इससे पहले ऑडिटर के पोस्ट पे मेरा 70th रैंक पे हुआ था सिलेक्शन, और ये इस बार जो है सो 8th रैंक पे हुआ है डबल ए में। इसमें मेरा इकोनॉमिक्स ऑप्शनल था, और एक समय था कि मैं यूपीएससी में भी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल ही रखता था, लेकिन इकोनॉमिक्स में इंग्लिश मीडियम में ही गाइडेंस था, और ठीक से गाइडेंस था ही नहीं। ये बहुत रेयर सब्जेक्ट है, तो गाइडेंस के अभाव में मैंने इस सब्जेक्ट को छोड़ दिया था और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रखा था। बीपीएससी में भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से ही देता था, लेकिन अंतर जो है सो ये इकोनॉमिक्स ही काम आया मेरे, जिसको हमने छोड़ दिया था। और यही मेरा बैकग्राउंड रहा है। तो बहुत जैसे कि मनीष सर, जैसे बहुत सारे एस्पायरेंट्स के मन में ये ख्याल रहता है कि वो जो व्यक्ति जो सफल होता है वो साधारण रहते हैं, या थोड़ा सा उसके ऊपर रहते हैं, या उसके नीचे रहते हैं। तो आप किस कैटेगरी में आते थे, किस स्टूडेंट की तरफ आते थे? देखिए, कुछ मामलों में तो मैं मीडियम था, लेकिन कुछ मामलों में मैं मीडियम से ऊपर था। और जो वो मैटर था राइटिंग स्किल का, मैं शुरू से जब भी तैयारी करता था तो उस समय से ही मेरी राइटिंग स्किल बड़ी अच्छी थी। और मतलब कहने का मतलब कि आप एज एन एवरेज स्टूडेंट थे, लेकिन अपने मेहनत के दम पे, अपने प्रैक्टिस के बल पे आप जो है, इसकी बात हम आगे करेंगे। और शुरुआत में ही जब हम यूपीएससी की तैयारी जब शुरू किए थे, उस दौरान भी हमको हमेशा जो है सो राइटिंग स्किल को लेकर के हमेशा एप्रिसिएशन मिलता था। तो अब मैं इस पे चर्चा करूंगा, क्योंकि ये सबके लिए एक बड़ा टफ टास्क हो जाता है, हुआ बना हुआ। आप मनीष सर, आप शुरू से बताइएगा, जैसे कि प्रिपरेशन जब होती है, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आखिर इस चीज को कैसे इम्प्रूव किया जाता है और इस पर हम कैसे कमांड कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है सो सेल आपका सही होगा, उसका फिर टिश्यू सही होगा, तब फिर ऑर्गन सही होगा, तब आपका कंप्लीट बॉडी सही होता है। तो जब हम राइटिंग स्किल की बात करते हैं, तो उसका जो सबसे बेसिक जो कंपोनेंट है वो है वर्ड। तो ज्यादातर लोगों में जो समस्या यह है कि उनकी शब्दों पे पकड़ नहीं अच्छी है। तो सबसे पहले हमें शब्द पे पकड़ बनानी चाहिए। तो ये शब्द पे पकड़ का मतलब क्या है, तो इसको बिल्कुल मैं प्रैक्टिकल वे में बताता हूँ कि जैसे आप हिस्ट्री पढ़ते हैं, आप करंट पढ़ते हैं, करंट में आप आईआर पढ़ते हैं, फिर जो है सो पॉलिटी पढ़ते हैं। तो हर सब्जेक्ट की अपनी टर्मिनोलॉजी होती है। तो आपको करना क्या है कि जब आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो हिस्ट्री में जो आप बुक पढ़ रहे हैं, तो बुक में जो अच्छे अच्छे शब्द हैं उसको पहले आपको इम्बाइब करना है, आत्मसात करना है। और आत्मसात कैसे करेंगे, तो पढ़ने के दौरान उस वर्ड को अंडरलाइन करना है, और यह सोचना है कि जब हम लिखेंगे तो इस शब्द का हम इस्तेमाल करेंगे। इसी सोच के साथ आपको पढ़ना है और निरंतर अभ्यास में इसको लाना है। तो धीरे धीरे जो है ना आपका वोकैब बढ़ता चला जाएगा। तो जो ये हिस्ट्री में हुआ, यही फिर आगे जो है सो आईआर में होगा। अब जैसे आईआर है, तो आईआर की जो है सो अपनी एक टर्मिनोलॉजी होती है कि कैसे जो है सो पारस्परिक संबंध है, कूटनीति है, 2 देशों के बीच जो है सो व्यापारिक संबंध है, ऊर्जा है, सतत विकास, जलवायु परिवर्तन को लेकर के है, 2 देशों के बीच जो संबंध होते हैं तब परस्पर राष्ट्रीय हित का ध्यान रखना पड़ता है।
तो इस तरह के जो वर्ड हैं जो इफेक्टिव हैं, जैसे सामरिक संबंध है, कूटनीति है, ये सब जो है सो आपके वर्ड वोकैब का पार्ट होना चाहिए। जी सर। और यही जो है सो आपके लिखने में एक फ्लो बनाएगा, फ्लो बनाता है। तो सबसे पहले आपको पढ़ने के दौरान ये कमांड करना है कि आपका वोकैब उस सब्जेक्ट से रिलेटेड अच्छा खासा हो। अब दूसरा चीज आता है कि कंटेंट दिमाग में होना चाहिए। जैसे कि अगर ऐसी कोई चीज है जिससे कि आप अवेयर हो, जैसे मान लीजिए कि आप किसी गांव में रहते हैं और मैं अगर कहूँ कि अपने गांव की जीवन शैली पे एक टिप्पणी लिखे 500 शब्दों में, तो आप निश्चित तौर पे लिख देंगे। क्यों? क्योंकि अपने गांव की जीवन शैली, वहाँ की संस्कृति से आप परिचित हैं। तो वही चीज जब हम यहाँ आंसर राइटिंग में आते हैं तो हमें जरूरत पड़ती है कंटेंट की। तो एक तो हमने बताया वोकैब आपके पास होना चाहिए हर सब्जेक्ट से रिलेटेड। उसके बाद आपके पास कंटेंट होना चाहिए। कंटेंट आप पढ़ेंगे, बार बार पढ़ेंगे, मेमोराइज करेंगे, तो उससे आपका कंटेंट जो है सो बढ़ेगा। और तीसरा आता है राइटिंग प्रैक्टिस। अच्छा, राइटिंग प्रैक्टिस में कभी यह आप टारगेट नहीं करें कि आप एक मॉडल आंसर लिखेंगे, आप बहुत आइडियल आंसर लिखेंगे। ये बिल्कुल आप, क्योंकि इसी से बचते लोग डर जाते हैं। हाँ, कभी मॉडल आंसर और आइडियल आंसर कुछ होता ही नहीं है। आंसर जो होता है वो एप्रोप्रिएट होता है। एप्रोप्रिएट आंसर का मतलब क्या होता है? एप्रोप्रिएट आंसर का मतलब होता है जो क्वेश्चन के डिमांड को पूरा करे। तो पहला स्टेप आपको हमने बताया, वोकैब को बढ़ाइए अधिक से अधिक रीडिंग करके और लिखने की प्रैक्टिस के साथ। दूसरा, कंटेंट मेमोराइज कीजिए। अब तीसरा आता है एप्रोप्रिएट आंसर राइटिंग। तो एप्रोप्रिएट आंसर राइटिंग के लिए हमें क्वेश्चन के डिमांड को समझना पड़ता है। तो इसके लिए आप दो चीज कर सकते हैं। एक तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व लें और सॉल्व क्वेश्चन लें और उससे देखें कि जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका आंसर कैसे लिखा जाता है, क्वेश्चन का डिमांड क्या था और उसको आंसर कैसे लिखा गया है। और सीनियर से भी आप हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि बीपीएससी का भी क्वेश्चन जो होता है या यूपीएससी का भी थोड़ा लेंदी होता है। तो उस क्वेश्चन को कैसे समझना है और उस क्वेश्चन के डिमांड के अकॉर्डिंग क्या लिखना है, शुरुआत में समझने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो जब आप उस क्वेश्चन के डिमांड के अकॉर्डिंग जब समझने लगेंगे एक बार ट्रेंड को, तब फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। हाँ। तो क्वेश्चन के डिमांड के अकॉर्डिंग फिर उसको लिखना होता है। तो और फिर जो है सो जो आप लिखने का अभ्यास करते हैं धीरे धीरे करके इम्प्रूवमेंट होता है। जी सर, काफ़ी सर ने काफ़ी इंफॉर्मेटिव चीज़ें बताई है और ये मेंस के लिए रामबाण साबित हो सकता है यदि आप इसको फॉलो करेंगे, क्योंकि यही चीज़ मैन होता है। एक स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे तब आप एक चीज़ मैं और बताता हूँ। हाँ, शुरुआत में एक स्ट्रेटजी है, टेक्निक है आंसर राइटिंग की। हाँ, जिसमें कि हम दो वर्ड यूज करते हैं, लोकस और फोकस। तो जब भी कोई भी क्वेश्चन पढ़े, तो जैसे कोई बीपीएससी का क्वेश्चन पढ़ेंगे तो एक क्वेश्चन में कभी कभी 2 पार्ट होता है, 3 पार्ट होता है। जी सर। तो सबसे पहले हम एक ऐसे क्वेश्चन को देखते हैं जो क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड है और उसमें एक ही पार्ट है। पहले आप एक पार्ट को समझे तो फिर 2-3 पार्ट वाले को भी समझ जाएंगे। तो जैसे कोई एक क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों की विवेचना करें, ये बिल्कुल एक ही क्वेश्चन है, एक सेंटेंस है। तो इसमें हमको समझना होता है कि लोकस क्या है और फोकस क्या है। तो इस क्वेश्चन में लोकस है राष्ट्रपति, यानी क्वेश्चन जो पूछा गया है वो राष्ट्रपति के संदर्भ में पूछा गया है। और फोकस क्या है? तो फोकस है राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां। तो क्वेश्चन में हम सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं लोकस और फिर फोकस। तो लोकस जब हम करेंगे तो हमारा जो इंट्रो शुरू होता है वो लोकस के अकॉर्डिंग शुरू होता है और बीच का जो कंटेंट होता है वो फोकस में चला जाता है। तो यानी जब हम क्वेश्चन लिखना शुरू करेंगे तो इस क्वेश्चन का लोकस है राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति के संदर्भ में एक सामान्य इंट्रो के साथ हम स्टार्ट करेंगे और बीच में हम फोकस करेंगे पूरा किस पे? तो राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों पर। जी। तो क्वेश्चन के लोकस और फोकस को जो है सो समझना है। अब बात कहना चाहते हैं, कभी कभी एग्जाम में क्या होता है ना कि क्वेश्चन आ गया लेकिन आपके पास वो चीज़ कंटेंट है लेकिन ये पता नहीं चल रहा है कि उसको लिखना कैसे है, तो फिर आप उसको कैसे हैंडल करते हैं? हाँ, तो वो ये जो है ना क्वेश्चन पे आपको अभ्यास करना पड़ेगा, अधिक से अधिक क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा कि इस क्वेश्चन का क्या डिमांड है, इस क्वेश्चन का क्या डिमांड है। जी। तब धीरे धीरे करके होगा, वो क्वेश्चन पे ही काम करने से होगा। हाँ। और वो क्वेश्चन पे कैसे काम करेंगे? तो पहले हम ढेर सारा जो है टॉपिक वाइज क्वेश्चन लाएंगे। अब जैसे मान लीजिए कि लोकल गवर्नमेंट एक चैप्टर है पॉलिटी का, तो लोकल गवर्नमेंट पे जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, बीपीएससी में पूछे गए हैं, यूपीएससी में पूछे गए हैं, कुछ क्वेश्चन को पहले एक जगह कलेक्ट कीजिए, टॉपिक वाइज क्वेश्चन को कलेक्ट कीजिए और पंचायती राज पे जो है लोकल गवर्नमेंट पे जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सबको जो है डिस्कस कीजिए। जी, यही सर। तो दोस्तों
और भी कोई भी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप पूछ सकते हैं, जो भी आपसे समस्या आती है, जो आपके पास, जो आप पढ़ाई के दौरान करते हैं, प्रिपरेशन के दौरान करते हैं, तो आप ज़रूर कमेंट में पूछें, ताकि हमें पता चल सके कि आपके पास क्या समस्या है। तो और इनसे पूछना चाहूँगा कि सर आपका मीडियम कौन सा सर है सर? आपका बताइए। ये हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, और आज के समय में बच्चे लोग में ये भ्रांतियाँ पैदा हो जाती है कि हिंदी मीडियम वाले को कम सफलता मिलता है या सफलता नहीं मिलता है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे मनीष सर? देखिए, ये मैं भी मानता हूँ, एक आइडियल आंसर अलग चीज़ होता है, लेकिन प्रैक्टिकली देखूँ तो, और जो मेरे पास भी बहुत तरह के फैक्ट, डेटा, रिजल्ट के संदर्भ में है, इंग्लिश मीडियम को एडवांटेज मिलता है, नो डाउट। लेकिन आप अब हिंदी मीडियम है तो आप अचानक से इंग्लिश मीडियम में तो जाएंगे नहीं। और अगर आप इंग्लिश मीडियम में जाएंगे तो फिर आपको इंग्लिश में ही एक लंबा समय काम करना पड़ेगा जी। तो आपको जो चीज़ पॉसिबल नहीं है आप उस पर ध्यान ना दें। तो आपको यह सोचना है कि हम हिंदी में ही जो है सो कैसे लीड कर सकते हैं। तो उसको लीड करने का तरीका बताते हैं जी। पहला तरीका है, मैंने आपको बताया कि अपने सब्जेक्ट रिलेटेड वोकैब को बढ़ाइए। सब्जेक्ट रिलेटेड जब वोकैब को बढ़ाएंगे तो जो आपके शब्द होंगे वो इम्प्रेसिव होंगे। तो हिंदी के भी जो शब्द होते हैं वो काफी प्रभावशाली होते हैं और आकर्षक होते हैं जी। तो प्रभावशाली आकर्षक शब्दों का जो है चयन कीजिए, उससे अपना वोकैब बढ़ाइए और उसको लिखने में अभ्यास कीजिए। दूसरा आपका प्रेजेंटेशन। अब जैसे मान लीजिए कि इकोनॉमिक्स ऑप्शनल है, तो इकोनॉमिक्स ऑप्शनल है तो उसमें ग्राफ का प्रेजेंटेशन होना चाहिए, तो आपको ग्राफ पे काम करना है। इसके अलावा जहाँ फ्लो चार्ट की ज़रूरत है वहाँ फ्लो चार्ट का प्रेजेंटेशन होना चाहिए। तो आप अपने वोकैब से, आंसर राइटिंग अच्छा करके और फ्लो चार्ट प्रेजेंटेशन से इस चीज़ का तो आप मैनेज कर सकते हैं। तो आप सुन चुके हैं दोस्तों, और फिर अगला दोस्तों फिर इनसे एक समग्र इंटरव्यू लूँगा। पीटी मैम से इंटरव्यू कैसे कैसे प्रोसेस से आगे बढ़ते हैं और क्या क्या समस्या आती है, तो ये सारे चीज़ों को मैं एक समग्र रूप से इनका एक वीडियो बनाऊंगा और बुक लिस्ट बनाऊंगा। तो ओके दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।